तो सबसे नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम आज बात कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता जिसे कि आईपीसी या इंडियन पीनल कोड कहा जाता है, और जैसा कि उसे बदल दिया गया है, तो और वर्तमान समय में ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड 1860, तो इसे अब भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस के नाम से जाना जा रहा है। तो बात करें ये लागू कब से हुआ, तो जो भारत का राजपत्र है नई दिल्ली, उसके द्वारा 23 फरवरी 2024 के द्वारा 1 जुलाई 2024 से संहिता की धारा 106 की उपधारा 2 के उपबंध के सिवाय अन्य सभी संपूर्ण उपबंधों को देश भर में लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो संहिता की धारा 106 की उपधारा क्या है, तो अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि अभी कुछ समय पहले अभी हुआ ये था कि हड़ताल हुआ था। बहुत सारा जो ट्रक ड्राइवर्स और आपसे मतलब जितने भी ड्राइवर्स थे, जो ट्रक थे, डंपर थे, जो भी ड्राइवर हुआ करते हैं, तो उन्होंने हड़ताल मचाया था कि साहब ये हमारा मतलब कैसा कानून बन गया है कि हम कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमें सज़ा होने वाला है, ऐसा वैसा। तो इसके लिए हड़ताल हो गया था। तो सिर्फ इस धारा को, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 106 की धारा 2 को छोड़कर अन्य जितने भी उपबंध हैं उनको लागू कर दिया गया है। अब बात करें कि जो ये संहिता है भारतीय न्याय संहिता, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। पहले भारतीय दंड संहिता था, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो पहले ध्यान देने वाली बात है कि पहले 2 नाम इसका हुआ करता था, एक इंग्लिश वर्जन और दूसरा हिंदी वर्जन। इंग्लिश वर्जन था इंडियन पीनल कोड और हिंदी वर्जन था भारतीय दंड संहिता। लेकिन वर्तमान समय में इस जो नया बना है भारतीय न्याय संहिता, इसका एक ही वर्जन है, भारतीय न्याय संहिता सिर्फ एक है। और जैसा कि बताया कि 23 फरवरी 2024 के द्वारा 1 जुलाई 2024 से ये संहिता पूरे देश भर में लागू है। अब नाम परिवर्तन ठीक है कर दिया गया कि पहले भारतीय दंड संहिता था 1860, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 या बीएनएस के रूप में जाना जा रहा है। तो एक दलील नाम को लेकर हो सकता है कि भाई ठीक है, मतलब राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तो राजनीतिक कारण ठीक है कि भाई जो ज़्यादा यूज में आता है उसको थोड़ी भारतीय नाम दे दो, कुछ ऐसा कर दो, ये हो सकता है। लेकिन एक जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि जो भारतीय दंड संहिता बनाया गया था, एक देखा जाए तो मतलब दंड देने के हिसाब से ही बनाया गया था। तो अब जो बना है भारतीय न्याय संहिता, ये अपने नाम को कहीं ज़्यादा अधिक सार्थक करता है। अब एक संदर्भ आता है कि जब आईपीसी और बीएनएस में जो अपराध पंजीबद्ध होना है कैसे होना है, जैसे अभी कुछ मामलों में चल रहा है, परेशानी हो रहा है कि साहब यार अब कैसे करें, कैसे एफआईआर कैसे हो। तो इसका है कि ऐसे घटना या ऐसे अपराध जो 1 जुलाई 2024 से पहले घटित हो गए हों, लेकिन क्या है कि उनका पता या जो आरोपी है उनका पता हमको 1 जुलाई 2024 के बाद हुआ हो, तो ऐसे मामलों में अगर आप आरोपी पकड़ा जाता है या कोई एफआईआर होता है, तो इनके लिए क्या है, जो अभियोग पत्र हैं या जो चार्जशीट हैं वो भी, यानी कि एफआईआर के साथ साथ जो चार्जशीट भी हैं वो जो भारतीय दंड संहिता 1860 है उसके तहत होगा। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता का जो निरसन या व्यावृत्ति है, जो सबसे अंतिम धारा है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी घटना घटित हुए होंगे उनके लिए जो भी प्रोसेस चलेगा वो भारतीय दंड संहिता के तहत ही चलेगा। या फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मामले जो मान के चलिए कि 1 जुलाई से पहले घटित हुआ हो और उनमें जांच बाद में हो, तो ऐसे में भी क्या है कि जो अनुसंधान कार्य होगा या जो अभियोग पत्र दाखिल होगा वो पुराने भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही जारी होगा। मतलब एक आपको सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ कि ऐसा हुआ कि 2012 या 2014, मान लीजिए 2020 में ही मान लीजिए कोई ऐसा एक घटना होता है कि एक आदमी 467-68 का जुर्म करता है और शासकीय कर्मचारी बन जाता है।
और उसका पता यानी कि डिपार्टमेंट वालों को उस चीज़ का पता, मान लीजिए कोई पुलिस का एक कर्मचारी है जो 2020 में फर्जीवाड़ा करके पुलिस में भर्ती हो जाता है, और ऐसा होता है कि 2024 में 1 जून के बाद पता चलता है कि साहब यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ये आदमी 3-4 साल से फर्जी तरीके से पुलिस बन गया है और सरकार का पैसा भी ले रहा है, मतलब सैलरी उठा रहा है, फर्जी तरीके से हुआ है, तो यहाँ पे 467 तो लगना ही है। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे जो इस पर चार्जशीट दाखिल होंगी, जो एफआईआर होंगे, वो सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के हिसाब से ही दायर होगा, कुछ भी इसमें नया वाला कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 358 है उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2024 के पश्चात घटित नई घटना के संबंध में अपराध जो है बीएनएस की धारा लगाई जाकर अपराध को पंजीबद्ध किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि नाम परिवर्तन तो हो गया, अब ये जो नाम परिवर्तन हो गया आईपीसी और बीएनएस के मतलब अपराध कैसे पंजीबद्ध होंगे इसके संबंध में। इसके अलावा जो भारतीय न्याय संहिता में जो कुछ संशोधित प्रावधान हुए हैं, जो कि बहुत सारे हुए हैं, बिल्कुल सिस्टम ही बदल गया है, पूरा सिस्टम हिल गया है, तो ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो संशोधित प्रावधान है, अगर उनकी बात करें तो हम देखेंगे कि पहले आईपीसी में यानी कि भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हुआ करती थी, और वर्तमान समय में भारतीय न्याय संहिता में जो धाराएं हैं उनकी संख्या 358 है। इसके अलावा इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं, और 41 या 41 अपराधों में कारावास की अवधि को जो है बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ 42 अपराधों में जुर्माना को जो जुर्माना की राशि है उसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा 25 ऐसे अपराध हैं जिनमें अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। साथ ही साथ 6 धाराओं में सामुदायिक सेवा का दंड जोड़ा गया है, और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। अब कुछ जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, अगर हम उनकी बात करें, जो महत्वपूर्ण धाराएं जिनको भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, तो पहला एक धारा है धारा 69, जो कि प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन की बात करता है, कि मतलब कि कोई व्यक्ति किसी महिला से विवाह करने का वचन करता है तो उसको पूरा करने के आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, तो ऐसा जो मैथुन होगा ये बलात्संग की कोटि में नहीं आता है। तो इसके लिए क्या है, 10 वर्ष का कारावास है या फिर जुर्माना, और ऐसा इसमें दिया गया है। तो साथ ही साथ इसमें मतलब जो वर्तमान समय के हिसाब से इसको बदला गया है, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे थे इसमें जो वक्त के हिसाब से चल नहीं पा रहे थे। जैसे अब एक अभी लिव इन रिलेशनशिप का मामला चल रहा है, फिर सहमति वाला भी मामला चल रहा है कि भाई बिना सहमति के संबंध नहीं बना सकती, ये है वो है। और फिर जो शादी.com के थ्रू लोग शादी कर लेते हैं, फिर रेप का केस लगा देते हैं, तो उसके हिसाब से धारा 69 को जोड़ा गया है। साथ ही साथ धारा 95 भी जोड़ा गया है इस बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। तो 95 में क्या है कि किसी भी अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, उसके लिए धारा 95 जोड़ा गया है। और मतलब ये है कि किसी भी बालक को लेकर लैंगिक शोषण करना या फिर जो अश्लील साहित्य है उसको भाड़े पर लेने के लिए मतलब धारा 95 बनाया गया है। और धारा 103(2) की बात करें तो इसमें क्या है, मॉब लिंचिंग से संबंधित है ये कि भाई 100 मतलब हत्या जो है, हत्या के लिए दंड मॉब लिंचिंग 103(2) के तहत। हालांकि ये जो अपना भारतीय न्याय संहिता है इसमें कहीं भी 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग की बात नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों या समूह मिलकर नस्ल, व्यक्तिगत विश्वास, जाति, समुदाय, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं। तो यहाँ पे 5 या 5 से अधिक लोगों की बात कर रहा है, तो मतलब एक सामान्य समझ के हिसाब से ये है कि मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है। तो धारा 103(2) इसके लिए है, मॉब लिंचिंग के लिए। और धारा 106(2) जोड़ा गया है। फिर संगठित अपराध धारा 111 जोड़ा गया है। इसके अलावा 111 के तहत बीएनएस में संगठित अपराध की बात की गई है, और धारा 112 के तहत छोटे संगठित अपराध की बात की गई है। साथ ही साथ धारा 113 में आतंकवादी कृत्य या टेररिस्ट एक्ट की बात की गई है। इसके अलावा धारा 117 है जो कि स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने से संबंधित है। इसके अलावा धारा 152 जो कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य को इसमें शामिल किया गया है सजा के तौर पर। साथ ही साथ धारा 195 जोड़ा गया है कि जो लोक सेवक जब बलवे यानी कोई दंगा या बलवा इत्यादि होता है उसको दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसको बाधित करना, उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
साथ ही साथ धारा 197 है जो कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रत्याख्यान के बारे में बताता है। इसके अलावा धारा 304 में झपटमारी को बताया गया है। अब कुछ जो परिभाषा है, तो कुछ परिभाषाओं को जो है मतलब परिभाषा बदल दी गई है। जैसे एक है परिभाषा खंड की धारा 2, परिभाषा खंड की धारा 2(3), जिसमें बालक की परिभाषा क्या है, नई परिभाषा दी गई है और ये बताया गया है कि जो 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है उसको बालक माना जाएगा। इसके अलावा धारा 2(8) जो कि दस्तावेज से संबंधित है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल कर लिया गया है अभिलेख के तौर पर। और परिभाषा खंड में बड़ी बेहतरीन जो लिंग की परिभाषा है उसको थोड़ी सी बदल किया गया है। मतलब पहले क्या था कि जो पुल्लिंग वाचक शब्द हुआ करता था जिसे वह कहा करते हैं, तो उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी। तो अब क्या किया गया है, धारा 2(10) के तहत जो लिंग है उसमें उभयलिंगी को भी यानी कि ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। तो जो भारतीय दंड संहिता था उसमें धारा 8 में जो सिर्फ लिंग को परिभाषित किया गया था, लेकिन सिर्फ पुरुष और महिला शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, धारा 2(10) में जो उभयलिंगी या जो ट्रांसजेंडर है उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा धारा 2(21) जो है, इसका उपधारा 21, जिसमें जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सामुदायिक सेवा के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें कि 1860 जो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 के ऐसे अपराध जिन्हें समाप्त किया गया और बीएनएस में नहीं जोड़ा गया, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें धारा 377 है, धारा 497 है, धारा 124(a) है और धारा 310 है। तो साथियों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल का हमने बताया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित होगा, और जो तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उस पर। और इसके बाद हम और बात करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ इन पूरे धाराओं पर, ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। नमस्कार, जय हिंद।